प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका सीयूटी विद्याकुल में। मैं आपका इकोनॉमिक्स शिक्षक विशाल विक्रम सिंह। प्यारे साथियों, एक महत्वपूर्ण अवधारणा, एक महत्वपूर्ण इक्वेशन इकोनॉमिक्स में आता है और वो जुड़ा हुआ है आय निर्धारण से। कीन्स ने और कीन्स से पहले क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने, कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों ने अपनी अपनी बातें रखी, लेकिन जब कीन्स महोदय ने 1936 में अपनी पुस्तक ली द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, तो उन्होंने इसमें इस संदर्भ की व्याख्या की। और व्याख्या किस रूप में की कि भाई इसके पहले आप जानते हैं जेबी से विद्वान हुए, अर्थशास्त्री हुए, उन्होंने कहा सप्लाई इज क्रिएट्स ओन डिमांड, मतलब पूर्ति अपने मांग का सृजन स्वयं कर लेती है। ये कौन कह रहा है प्यारे साथियों? जेबी से कह रहे हैं। अब जेबी से की इस कथन को एक लंबे समय उपरांत जॉन मेनार्ड कीन्स ने खंडन करते हुए, क्रिटिसाइज करते हुए अपनी बात रखी। उन्होंने कहा पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति, या हम कह दें कि फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति मार्केट में हमेशा नहीं हो सकती है। कैसे नहीं हो सकती है, आज इसी संदर्भ की हम लोग व्याख्या करेंगे। साथ ही हम एक इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे जो बहुत बार अभी तक 2022 से लेकर के जब से सीयूटी आया है और तब से हम इसको लगातार देख रहे हैं कि एग्जाम में पूछा जाता है। आज उसको भी हम लोग देखने वाले हैं, तो क्लास के लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको अपने औचित्य की प्राप्ति हो जाएगी। आप देखते हैं भाई, सबसे पहली बात है कि इसमें महत्वपूर्ण अवधारणाओं वाले सेगमेंट में मैं लेकर के आऊं उपभोग प्रवृत्ति। इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं कि भाई अगर हम प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की बात करें, क्या है? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और दूसरी तरफ है बचत प्रवृत्ति, प्रोपेंसिटी टू सेव, मतलब बचत प्रवृत्ति और उपभोग प्रवृत्ति। अब इस पर इसके दो अलग अलग रूप हो जाते हैं। एक तो औसत बचत प्रवृत्ति, औसत उपभोग प्रवृत्ति, और एक हो जाता है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज मतलब औसत उपभोग प्रवृत्ति और मार्जिनल सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। दूसरी ओर इसके दो खंड हो जाते हैं, एक होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और एक होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, मतलब औसत बचत प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति। ये होता क्या है? तो सिंपल सी बात है कि हमको एक, यहां हम फार्मूलों की चर्चा करेंगे। औसत अगर हम उपभोग प्रवृत्ति की बात करें तो ये C इक्वल्स टू एफ और ब्रैकेट में हो जाता है Y, मतलब उपभोग प्रवृत्ति क्या होता है? फलनात्मक आय के साथ फलनात्मक संबंध को व्यक्त करता है। उपभोग प्रवृत्ति उपभोग का आय के साथ फलनात्मक संबंध को व्यक्त करता है, ये उसका फार्मूला हो जाता है। अच्छा जी, अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमको यहां पे ये उपभोग दिखाई देता है, कंज्यूम, इसको C कहते हैं। और साथ ही साथ अगर हम Y की बात करें तो Y हमारी आय होती है। जहां पर आय हमारे पास क्या हो जाता है प्यारे साथियों? ये हमारे पास परतंत्र चर हो जाता है, जो डिपेंड होता है, किस पर डिपेंड होता है? Y पर। और ये स्वतंत्र चर दिखाई देता है, ठीक? ये परतंत्र है और एक स्वतंत्र है। अब इन दोनों के जो रिलेशन है उसको ये इक्वेशन इंडिकेट करता है, डिफाइन करता है। लेकिन जब हम औसत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की बात करते हैं तो कैसे आता है? अब यहां इस सिद्धांत को अगर हमको समझना है तो हमको थोड़ा सा इस कीन्स महोदय के इस सिद्धांत को समझना जरूरी हो जाएगा। क्या कहा था इन्होंने? इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया था उसे हम लोग देखते हैं कि y इक्वल्स टू C प्लस S, मतलब हमारे पास जो आय होती है वो आय किन रूपों में होती है साथियों? जो हमारी आय होती है वो डिवाइड होती है टू पार्ट में, एक तो उपभोग और एक होता है बचत। किस रूप में होती है? एक उपभोग होती है प्यारे साथियों और एक होती है बचत। अच्छा, अगर उपभोग और बचत की बात करें
तो उपभोग को हम सी से लिखते हैं और बचत को हम एस से लिखते हैं। ठीक, एक कंज्यूम होता है, कंजम्पशन होता है, तो सेविंग होता है। अब अगर यहां से हम दो इक्वेशन और तोड़ लें कि भाई उपभोग क्या है, तो उपभोग का मतलब हो गया कि भाई जो हमारी आय का वह हिस्सा जो हम अपने दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यय करते हैं। उपभोग आय का वह हिस्सा है, वह मात्रा है जो हम अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिए व्यय करते हैं, तो आय का वह हिस्सा। अब मतलब ये हो गया कि आय और ये बचत इधर चली जाएगी, तो आय माइनस बचत हो जाएगा। ठीक है, ठीक, हम क्या कह सकते हैं कि आय वह हिस्सा है, उपभोग वह हिस्सा है आय का जो बचत से पूर्व हमारे पास होती है व्यय करने के लिए। ऐसे ही बचत का भी हम फार्मूला निकाल सकते हैं। तो अगर इन्होंने बताया कि यदि हमारे आय में वृद्धि हो रही है, आय में वृद्धि हो, आय में अगर वृद्धि हो रही है, तो हमारे पास इसका मतलब है कि उपभोग में भी वृद्धि होगी और बचत में भी वृद्धि होगी। लेकिन अगर हम क्लासिकल और कैम्ब्रिज वालों की बात करें, तो उन्होंने इस बात को माना था कि जितना आय में वृद्धि होती है उसी के अनुपात में उपभोग में वृद्धि होती जाती है। कीन्स ने इसका खंडन करते हुए कहा और कहा कि अगर आय में वृद्धि होती है तो सब कुछ उपभोग पर व्यय नहीं होता है, लोग बचत के लिए भी सोचते हैं। तो ये उपभोग में वृद्धि माइनस बचत में वृद्धि, मतलब उसी अनुपात में उपभोग में वृद्धि नहीं होता है, मतलब सब कुछ उपभोग नहीं हो जाता है, बचत में भी हमको कहीं ना कहीं चेंज दिखाई देता है। अब इसी इक्वेशन के साथ समझो, इसे क्या कहेंगे, तो डेल्टा वाई इक्वल्स टू, ये डेल्टा है और डेल्टा यहां पे अंतर को बताता है, चेंज को बताता है कि जो कितना चेंज हो रहा है, डेल्टा वाई माइनस डेल्टा एस। क्या ये बात आपके समझ में आ रही है, पच रही है? ठीक, मतलब सॉरी, यहां पे सी हो जाएगा, डेल्टा सी माइनस डेल्टा एस। मतलब अगर आय में वृद्धि हो रही है, चेंज हो रहा है, तो उपभोग में भी परिवर्तन होगा और बचत में भी परिवर्तन होगा। अब सेम ये आगे की तरफ ऐसे ही बन जाएंगे। अगर हम डेल्टा सी की बात करें तो डेल्टा वाई माइनस डेल्टा एस हो जाता है। अगर हम डेल्टा एस की बात कर देते हैं तो हमारे पास डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी हो जाता है। ये हम पहले इसलिए समझा रहे हैं प्यारे साथियों, ताकि अभी जब हमारे पास इक्वेशन आए तो आपको वहां पे कोई दिक्कत ना हो। और ऐसे भी तोड़ करके भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ये कौन सा इक्वेशन निम्न में से सही है। अब देखिए यहीं से हमारे पास दो अलग अलग फार्मूले बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? अगर हम औसत उपभोग प्रवृत्ति की बात करें, एपीएस की बात करें, एपीएस की बात करें, एपीसी की बात करें, औसत उपभोग प्रवृत्ति, तो एपीएस का अगर फार्मूला बनेगा तो ये सी अपॉन वाई बनेगा। क्या बनेगा साथियों? सी अपॉन वाई बनेगा। और सी अपॉन वाई का मतलब क्या हुआ? औसत उपभोग प्रवृत्ति। और औसत उपभोग प्रवृत्ति का मतलब हो जाएगा कि हमारे पास जो आय है उसमें और जो उपभोग किया उसमें आनुपातिक संबंध। किसमें? उपभोग, कुल उपभोग और कुल आय का आनुपातिक संबंध दर्शाता है। ठीक, तो कभी कभी यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हम सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की बात करें, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की बात करें, तो यहां पर अगर हमारे आय में परिवर्तन हो रहा है, चेंज इन इनकम, और तो उसी अनुपात में हमारे पास चेंज इन कंजम्पशन, तो दोनों के आनुपातिक रिलेशन को, उपभोग में वृद्धि और आय में वृद्धि के आनुपातिक रिलेशन को हम सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। मतलब अगर 1 रुपये भी हमारे आय में बढ़ रहा है तो हमारा उपभोग भी उसी अनुपात में बढ़ेगा। ये दोनों के रिलेशन को बताता है। ऐसे ही हमको बचत प्रवृत्ति भी सीखना है, समझना है। बचत प्रवृत्ति को कैसे हम जानेंगे? आइए इस पॉइंट को भी जान लेते हैं। बचत प्रवृत्ति
प्रोपेंसिटी टू सेव। अब प्रोपेंसिटी टू सेव की अगर हम बात करें तो इसे हम दो पार्ट में देख लेते हैं, ठीक है जी। लेकिन उससे पहले हम इसे देखना चाहेंगे कि ये कैसे होगा। तो अभी हमने आपको बताया था S इक्वल्स टू हो जाता है y माइनस सी, मतलब बचत वह राशि है जो उपभोग के बाद, बचत आय की वह राशि है, आय से प्राप्त वह राशि है जो उपभोग के बाद शेष रह जाती है। तो ये आपके सामने हो जाता है। अब इस बचत प्रवृत्ति को हम दो रूपों में बांटते हैं, एक तो एपीएस में बांटते हैं, औसत उपभोग औसत बचत प्रवृत्ति। अब इसे बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं, ठीक, या कभी उनके नजर में पढ़ा ही नहीं, ऐसा समझाया ही नहीं गया, तो उनको बहुत ही टफ लग जाता है। और जब समझाने वाला आपके सामने हो तो चीजें इजी हो जाती हैं। सीमांत बचत प्रवृत्ति, अंडरस्टैंड। अब हम इसको कैसे जानेंगे, जैसे अभी हमने सीमांत उपभोग प्रवृत्ति औसत उपभोग प्रवृत्ति को जाना, तो एपीएस इक्वल्स टू हो जाता है जो एस ऊपर होगा और वाई नीचे होगा, मतलब बचत और आय में अनुपातिक संबंध का ये सूत्र हो जाता है। क्लियर हुआ जी, ठीक है। ऐसे आप इसको ज्ञात कर सकते हो। अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ें, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव की बात करें, तो यहां पर चेंज इन सेविंग, और ये चेंज इन सेविंग किसमें, चेंज इन इनकम। अब इनकम में जो चेंजेस आ रहे हैं और सेविंग के साथ बचत में जो अंतर आ रहा है या परिवर्तन आ रहा है, आनुपातिक संबंध को हम मार्जिनल कहते हैं। और सीमांत या मार्जिनल का मतलब होता है वृद्धि, मतलब जो चेंज हो रहा है या कमी हो जाए उसको हम डेल्टा के साथ इंडिकेट करते हुए देखते हैं। कैसे है ये, तो बचत में परिवर्तन अपॉन आय में परिवर्तन। अंडरस्टैंड भाई, चलो, तो ये आपके सामने आ गया। लेकिन बात यहीं तक रुकती नहीं है, एक इक्वेशन और बनता है जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्या है, इनके हम संबंध को देखते हैं। यहां से ये क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, मतलब जब ये बोर्ड में पूछा जाता है तो इस तरीके से पूछा जाता है, और यही क्वेश्चन जब इधर पूछा गया तो किस रूप में पूछा गया, ये बड़ी बात हो जाती है। ठीक है जी, तो किस रूप में पूछा गया भाई, इसको हम लोग यहां से देख लेते हैं, चेंज कर लेते हैं कि भाई सही विकल्प का चयन करें, और सही विकल्प में एमपीसी और एमपीएस। अब इस क्वेश्चन को कि हम कैसे मान लें कि ये दोनों एमपीसी और एमपीएस 1 होता है, या यहां भी एक इक्वेशन मान लें कि ये वाला आंसर सही है हमारे पास, तो इसे हम कैसे मानेंगे, कैसे सही मान लेंगे भाई, इसे हम कैसे मानेंगे सही। तो आइए इस पर भी हम चर्चा कर लेते कि ये कैसे सही होगा, कैसे हम इसको सही मान लें। तो ये जैसे प्रूविंग होता है ना फिजिक्स में, वैसे ही आपके इकोनॉमिक्स में आइए समझते हैं एमपीएस प्लस एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल्स टू 1, कैसे होगा। अब देखो, अगर आपसे कह रहा है कि एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू 1, तो आप शुरुआत करिए कि हम जहां पर हम लोग पाते हैं कि एमपी जो सी है उसका फार्मूला डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई होता है प्यारे साथियों, प्लस इसका फार्मूला अगर हम ले आएंगे तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई होता है। अगर हमको इसको प्रूव करना है, आगे बढ़ जाते हैं। अब हमारे पास जो डिनोमिनेटर है, मतलब अंश नहीं हर, जो नीचे वाली संख्या है वो हमारे पास सेम है, तो हम इसको इक्वल कर सकते हैं, डेल्टा वाई लिख सकते हैं। ऊपर का ऐड होगा नहीं क्योंकि नॉमिनेटर है, हर का विषय है, तो ये अलग अलग, इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे एज इट इज। फिर इसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप होगा, मैंने इसको बताया था कि जहां डेल्टा वाई इक्वल्स टू
डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस होता है। तो अगर ये होता है तो हम इसको फिल कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा प्यारे साथियों, इसकी जगह पे हमने रख दिया डेल्टा वाई को, तो डेल्टा वाई अपॉन नीचे वाली वैल्यू डेल्टा वाई। अब दोनों को हमने कैंसिल कर दिया और हमारे पास वही आंसर 1 फिलअप हो गया जो ऊपर चाहिए था। डन। तो इस तरीके से आपको पता चल गया एमपीसी और एमपीएस का योग एडिशन 1 कैसे होता है। प्यारे साथियों, कैसी लगी ये पूरी की पूरी हमारी क्लास, और आई होप अब यहां से अगर क्वेश्चन आएगा तो चाहे वो सिद्धांत के आधार पर, कॉन्सेप्ट के आधार पर या न्यूमेरल वैल्यू के आधार पर हो, इस तरीके से हो डेरिवेशन टाइप में, तो आपको कभी भूलेगा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।